कहते हैं बच्चों में चिड़चिड़ापन, वो अकेलापन सा महसूस करते हैं, कुछ जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। क्या कुछ रीज़न है इसके? दोस्त, उनके दोस्त के पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल क्यों नहीं है। सो ये चीज़ें बड़ी हेल्प वो करती हैं इस चीज़ को बढ़ाने में, इरिटेशन में और इरिटेबिलिटी में। युवा अक्सर क्या करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। या बात कर लो कि लव मेट्स हो गए कि जो एनर्जी उनको गर्लफ्रेंड से या कहीं और से मिलती थी, अब वो एनर्जी उनको मिलती नहीं है। और वो पहला चीज़ क्या करते हैं, वो गम को ख़त्म करने के लिए, या तो कहते हैं ना गम को ख़त्म करो दारू से, या वो करते हैं, या फिर वो करते हैं नशा, चिट्टा वगैरह लेते हैं। पहले लोग अक्सर लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, फिर वो शादियां भी करते हैं, बात आ जाती है इतना डिप्रेशन, इतना तनाव की बात तलाक तक पहुंच जाती है। हस्बैंड वाइफ बाहर काम करने जाते हैं। अब नाउ व्हेन बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, तो उनके दिमाग में आता है मैं ही क्यों फिर घर का भी ख्याल रखूं, मैं ही क्यों सिर्फ बच्चों का पढ़ाई का ध्यान रखूं। शादी से पहले तो ये सब चीज़ें उसको ठीक लगती है कि हाँ नहीं, ये जो कह रहा है मैं वो करूँगी, और वही वो लड़का भी सोचता है कि जो ये कह रही है वो मैं करूँगा। तो उसके बाद में ऐसा क्या चेंजेस आ जाते हैं कि ब्लंटिंग कहते हैं इसको। लड़का तो कहता है कि हाँ तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप, बट लड़की क्यों नहीं फिर उस चीज़ को फॉलो करती? मैं हर एक अपने पेशेंट को बोलता हूँ, डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल बिकम द डॉटर ऑफ दैट फैमिली। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। बात करेंगे आज हम बीमारियों को लेके। बीमारी सुनते ही लोगों के दिलों में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं क्या बीमारी है। बीमारियों की अगर बात करें तो हार्ट की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई। इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी का है दिमागी बीमारी, जिसे कहते हैं कि साइकेट्रिस्ट द्वारा इसका इलाज किया जाता है। और इन्हीं को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र प्रकाश शर्मा। स्पेशल हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में तैनात हैं। सर हमारे साथ स्वागत है बहुत बहुत समर न्यूज़ में आपका। सबसे पहले थैंक यू मुकुल जी, मेरे को बुलाने के लिए आपके चैनल पर। सर मेरा सवाल यही है कि जो ये बीमारी है दिमागी बीमारी, इसमें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों को लेके, बच्चों को चाइल्डहुड से लेके। कहते हैं बच्चों में चिड़चिड़ापन, वो अकेलापन सा महसूस करते हैं, कुछ जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। क्या कुछ रीज़न है इसके? ओके, सो कारण बहुत छोटे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बड़े हम ऐसे कारण हैं जिनको हम कईयों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कईयों को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। सबसे मोस्ट कॉमन है सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम। बहुत सारे आजकल लोग ये प्रेफर करते हैं कि यार एक बच्चा है बहुत है, इससे ज़्यादा बच्चे हम नहीं कर पाएंगे। अब वो क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है तो सारा ध्यान वो उसी चाइल्ड पर देते हैं, और माता पिता हैं उसको वो सब कुछ देने की कोशिश करते हैं जो उनको लगता है हमें नहीं मिला, और उस चीज़ में वो ओवरडू कर जाते हैं चीज़ें, जिससे कि जो बच्चा होता है उसको ये लगता है कि मेरी हर एक जो डिमांड है, हर एक जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, और जिस दिन वो नहीं मिलता तब वो ज़िद्दी हो जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स। हर एक बच्चा आप देखेंगे बहुत सारे जो कि मोबाइल फ़ोन टीवी पर अपने लगे रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, कई चीज़ें रील्स देखते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। अब बहुत कंट्रीज़ हैं जो बैन कर रहे हैं सोशल मीडिया को। रिसेंटली इंडिया के 2 स्टेट्स ने, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने भी इसको बैन किया है फॉर लेस देन 14 ईयर्स कि आप सोशल मीडिया नहीं करेंगे, क्योंकि WHO कहता है कि जितना आप सोशल मीडिया या इंटरनेट या मोबाइल स्क्रीन टाइम को बढ़ाते हैं तो बच्चों में इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। ये दूसरा कारण है, क्योंकि ये पीयर में और आपके मीडिया से आपको उनको सब कुछ मिलता है जो उनकी उम्र के हिसाब से नहीं है। तीसरा पीयर्स, दोस्त, उनके दोस्त के पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल क्यों नहीं है। सो ये चीज़ें बड़ी हेल्प वो करती हैं इस चीज़ को बढ़ाने में, इरिटेशन में और इरिटेबिलिटी में। ये सब कारण हैं। तो माँ बाप कैसे पहचाने कि उनको, मतलब जैसे बच्चे की समस्या आ ही रही है कि उसको देख रहे हैं कि हाँ ये, तो उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन जिससे कि उनको लगे कि हाँ ये पहचान करें कि नहीं अब इसको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? बिल्कुल। सो बीमारी वो होती है जिससे कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब होनी शुरू हो जाए। हम उसको फंक्शनिंग कहते हैं। अगर फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए, फंक्शनिंग 3 तरह की होती है, बायोलॉजिकल, सोशल, ऑक्यूपेशनल। बायोलॉजिकल मतलब नींद, भूख वगैरह में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए। सोशल, बातचीत करने में, लोगों से बातचीत करने में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। और ऑक्यूपेशनल, कामकाज। तो बच्चों में सबसे पहला लक्षण जो आता है वो उदासी वगैरह नहीं आता है, वो आता है चिड़चिड़ापन।
गुस्सा करते हैं, वो एकदम से रिएक्ट करेंगे हर बात को लेकर। दूसरा, वो दोस्तों से बात करना कम होते जाएंगे, धीरे धीरे वो सबसे घुलना मिलना बंद हो जाएंगे। बहुत आते हैं हमारे पास, कहते हैं वो कमरे के अंदर ही बैठा रहता है, बाहर ही नहीं निकलता है, बाहर आता है खाना खा के फिर वापस चला जाता है। तो ये चीज़। और तीसरा आपका आता है ऑक्यूपेशन। बहुत बारी ये देखा जाता है कि इन बीमारियों से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना शुरू होती है। जो बच्चा पहले 90, 95 में, वो 85, 88, 70 वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये लक्षण है। अगर माता पिता को लगे कि वो दोस्तों से बात नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है, उसकी नींद आ ही नहीं रही है, या वो पूरा दिन सोता ही रहता है, बच्चों में खाना बड़ा बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा खाने लग पड़ते हैं, कि उससे वो अपने एंग्जाइटी और सैडनेस को चेंज करने के लिए करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और जो चीज़ें उनको पहले पसंद होती है वो चीज़ें करना बंद कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात करते हैं युवाओं को लेके, कि ये तो बात बच्चों की हो गई। युवा अक्सर क्या करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। या बात कर लो कि लव मेट्स हो गए, कि उसके गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया या बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, फिर वो नशे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे मतलब समझेंगे और इससे कैसे बचेंगे? ओके, अब बहुत बारी ये देखा जाता है कि जो ग्रीफ आता है, ग्रीफ मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे या तो इमोशनल ट्रॉमा हुआ हो, फाइनेंशियल ट्रॉमा हुआ हो, या फिजिकल ट्रॉमा, तो उससे बंदे क्या होते हैं, वो उसमें डिप्रेशन में या फिर गुस्से में चले जाते हैं। अब वो गुस्से में जाने के कारण वो क्या करते हैं, उनको और कुछ नहीं दिखता, उनको इम्पल्सिविटी दिखती है कि कहीं ना कहीं से वो चीज़, जो एक एनर्जी का वॉइड आया है, कि जो एनर्जी उनको गर्लफ्रेंड से या कहीं और से मिलती थी, अब वो एनर्जी उनको मिलती नहीं है। और वो पहला चीज़ क्या करते हैं, वो गम को ख़त्म करने के लिए, या तो कहते हैं ना गम को ख़त्म करो दारू से, या वो करते हैं, या फिर वो करते हैं नशा, चिट्टा वगैरह लेते हैं। अब हर कोई इनिशियली सिर्फ मज़े के लिए लेता है, उसको लगता है यार थोड़ी देर के लिए लूँगा तो मेरे को आराम आएगा, मैं कुछ भूल जाऊँगा और फिर हम देखें क्या करना है। बट वो जो थोड़ा सा आराम जो उसको मिलता है, छोटा सा, वो आराम उनके लिए हराम बनता है, और वो धीरे धीरे उसके तोड़ के कारण उसमें फंसते रहते हैं। तो कभी भी कोई आपको दिखे, आपके जो परिवारजन या जो युवा हैं जो आपके घर में हैं, वहाँ पे आपके उनके कमरे में कुछ सिगरेट्स के वो मिलें, या फिर कोई फॉयल मिले, जला हुआ फॉयल हो, एल्युमिनियम फॉयल हो, सिगरेट का वो लाइटर हो, चम्मच काला हुआ मिले, और चीज़ें उन पे ध्यान दें, तभी हमें उनको, हम सही रहते हुए टाइम से हम उनको पकड़ पाएंगे कि ये कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं लव मेट्स, यानी कि क्या पति पत्नी, हाँ जी, दूसरा नाम, की शादी हो जाती है। पहले लोग अक्सर लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, फिर वो शादियां भी करते हैं, बात आ जाती है इतना डिप्रेशन, इतना तनाव की बात तलाक तक पहुंच जाती है। तो ये केसेस कितने आ रहे हैं, और कितने आप इसको अभी तक आपने ऐसे केसेस देखे हैं और सॉल्यूशन इनका दिया है? ओके, सो पहले क्या होता था, हर एक को एक रोल पता होता था कि यार ये आपका रोल है, ये मेरा रोल है, राइट। मैं मेल फीमेल में नहीं जा रहा, मैं उसमें बोल रहा हूँ कि एक को पता होता था कि मेरे को बाहर जाना है, एक को पता होता था मेरे को घर रहना है। अब आजकल क्या हो रहा है, बिकॉज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, तो अब सारे के सारे दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर काम करने जाते हैं। अब नाउ व्हेन बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, तो उनके दिमाग में आता है मैं ही क्यों फिर घर का भी ख्याल रखूं, मैं ही क्यों सिर्फ बच्चों का पढ़ाई का ध्यान रखूं। अब उसमें आइदर हस्बैंड घर पे रहे या वाइफ घर पे रहे, वो बात की बात है, बट बहुत ज़रूरी होता है समझना कि दोनों को एक म्यूचुअल टीम कोऑपरेट करके चीज़ों को हैंडल करना होता है। हम आदमी लोगों में होता है मैं क्यों घर का सामान ख्याल रखूं, मैं घर में खाना क्यों बनाऊं, मैं बच्चों का ये चेंज क्यों करूं, मैं तो पैसे कमाता हूं, मैं तो ये लाता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल ये भी तो है कि शादी से पहले तो ये सब चीज़ें उसको ठीक लगती है कि हाँ नहीं, ये जो कह रहा है मैं वो करूँगी, और वही वो लड़का भी सोचता है कि जो ये कह रही है वो मैं करूँगा। तो उसके बाद में ऐसा क्या चेंजेस आ जाते हैं कि जो ब्लंटिंग कहते हैं इसको। सो पहला प्यार था, अब वो प्यार जब हो जाता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल टॉय एक बच्चे को नहीं मिला, उस टॉय को पाने के लिए वो बच्चा हर तरह का तिगड़म करता है कि यार किसी भी तरह पापा मुझे वो टॉय ला दो, मैं आपको मार्क्स ला के दिखा दूंगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। बट जब वो टॉय मिल जाता है तब तू कौन, ठीक। तो यहाँ पे ये वो है। सो एक प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। सो लव इज इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप, बट रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना इस बहुत ज़रूरी, और वो होता है बाय केयर,
बाय रिस्पेक्ट एंड बाय ट्रस्ट। ये 3 चीज़ें रिलेशनशिप को आगे लेकर जाती हैं। Okay. ये जब तक तीनों चीज़ें दोनों में नहीं होंगी तब तक वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है। ओके जब लेकिन आफ्टर मैरिज ये बात तलाक तक पहुंचती है तो फिर एज ए साइकेट्रिस्ट इसकी जो काउंसलिंग होती है वो कितनी कारगर साबित होती है? हमारा पहला रोल होता है उनको ये समझाना कि अगर आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में रहना है तो आपको कारण पता होना चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों रहना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ बच्चों के या किसी और सोसाइटी के कारण इस रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हो तो ये एक बहुत ही वीक कारण है। बिकॉज जब तक आप खुद के रिलेशनशिप के कारण इस रिलेशनशिप पे नहीं रहना चाहोगे तो आप जो है आपका जो दोनों का जो धागा है वो बहुत जल्दी टूटने के लिए बना होता है। पहला स्टेप होता है रिकग्नाइज कराओ कि क्यों रहना चाहते हो। दूसरा स्टेप होता है टू मेक देम अवेयर कि दोनों में क्वालिटीज क्या हैं, अच्छी क्या हैं, बुरी क्या हैं, और आप क्या कर सकते हो उनकी बुरी क्वालिटीज को सही करने में। हाउ कैन यू हेल्प हिम, वो तो करेगा ही करेगा, आप उनके कैसा साथ दोगे। वहां से जाके चीजें आगे बढ़ना शुरू होती हैं। और बहुत बारी हम उनको ये समझाते हैं कि अब आपकी अगर शादी है तो आपकी पहले प्रायोरिटी होती है स्पाउस, देन प्रायोरिटी होती है बच्चे, देन प्रायोरिटी होती है माँ बाप, देन प्रायोरिटी होती है भाई बहन। हम इंडियंस हर चीज़ उल्टा लेकर हम पहले कहते हैं नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे पहला पोसा बड़ा किया है तो वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। आप जब भी ऊन के गोलों को अलग अलग ऊन के गोलों को मिक्स कर दोगे तो जो गुंजलें होती हैं वो बन जाती हैं। जितने ऊन के गोलों को अलग अलग रखोगे तो उतना सुरक्षित और सेफ रहेंगे। और बहुत बारी ये देखा जाता है जो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, कम्युनिकेशन इज द की, बातचीत करके, अगर लड़ाई, मैं हर एक पेशेंट को बोलता हूँ तुम लड़ो, जितना लड़ सको उतना लड़ो, वहां तक लड़ो जहां तक तुम्हारे दिमाग में आए यार छोड़ो यार हर बार लड़ी देते हैं, चला जा बात करते हैं। अपना जितना गुबार है बाहर निकालो, क्योंकि अगर आप गुबार नहीं निकालोगे तो उस दिन एक दिन फटेगा और पूरा कीचड़ सबके ऊपर फैलेगा। अक्सर हमने लड़कों में ना एक समस्या देखी है, लड़के, ये आज की जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि लड़के अक्सर शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद उनकी सबसे मेजर समस्या क्या आती है, लड़की पहले तो कहती है नहीं सब कुछ आपके माँ बाप मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप भी आपके माँ बाप, लेकिन लड़का तो कहता है कि हाँ तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप, बट लड़की क्यों नहीं फिर उस चीज़ को फॉलो करती? सर क्योंकि एक चीज़ है, हर तरफ मैं बहुत पेशेंट्स को देखता हूँ, हर बारी ये सत्य नहीं होता कि लड़की नहीं कर पाती है। बहुत बारी एक चीज़ समझने की बात होती है, एक सिर्फ फीमेल होती है जो पूरा अपना घर छोड़ के एक नया घर बनाने आती है, राइट। अब लड़का तो अपने परिवार के साथ ही बैठा हुआ है, उसके माँ बाप भी वहीं हैं, उसके भाई बहन भी वहीं हैं, भाई बहन के शादी वाले लोग भी वहीं हैं। एक सिर्फ एक लड़की है जिसको एक नए से अपना एक जो कुटुंब बढ़ाना है, राइट। इसलिए उनको जब वहाँ पे आके, अब मैं हर एक अपने पेशेंट को बोलता हूँ डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल बिकम द डॉटर ऑफ दैट फैमिली। कभी नहीं होगा, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो सर, कभी भी नहीं होगा। बिकॉज व्हाट विल हैपन इज कि अगर वो डॉटर समझेगी तो उसकी जो सासू माँ है वो कभी ना कभी डॉटर समझ के उसको डांटेगी और वो उसको बुरा लग जाएगा, राइट। तो उस चीज़ में तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि रोल्स हमेशा डिफाइंड रहना चाहिए। कभी ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो रोल को बियॉन्ड जाके कोई और रोल भी निभाएंगे। जब आपको ये दिमाग में आ जाएगा ना या ये डॉटर इन लॉ है और ये बहू है और इसको बहू के तरह ही रखना है और आप मदर इन लॉ और मदर इन लॉ की तरह रहना है, तो रिलेशंस बेटर होंगे। एक्सपेक्टेशंस हर रिलेशंस को ना ज़्यादा वो कर जाती है, उसके बाद बाहर डाल देता है, हाइट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि यार मैं चाहता हूँ तुम ये करो, मैं चाहता हूँ वो करो, वहाँ से रिश्ते खराब होने शुरू होते हैं। अब बात करेंगे सर आम लोगों की, ये तो मतलब युवक भी हो गए, युवतियाँ भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बात करेंगे आम लोगों की। आम लोग में सारी यानी बुजुर्ग भी आ गए, डिप्रेशन के मामले बहुत बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो इनके क्या कुछ लक्षण हैं और इनसे कैसे निकला जा सकता है? ओके, सो एक डेटा देना चाहूँगा। 2016 की बात है, तब ये एक रिसर्च आई थी कि 2030 तक जो है जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मामले हैं उनका बर्डन हाइपरटेंशन के मामलों से बढ़ जाएगा। आप हैरान होंगे जानकर कि 2019 में ही ये उसका बर्डन उससे ज़्यादा हो गया, राइट। अब डिप्रेशन जो है, मैं अपने पेशेंट को एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर, ये वन ऑफ द बेस्ट इलनेस है जो आपको हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो ठीक हो जाती है, दवाई ख़त्म होती है, दवाई खाते खाते कोई पीछे डैमेज नहीं होता। अब कंपेयर करो इसको डायबिटीज़ से, कंपेयर करो हाइपरटेंशन, कंपेयर करो थायराइड, कंपेयर करो ट्यूमर से।
उनकी कभी दवाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं। अब इनके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं डिप्रेशन के, उदासी, किसी चीज़ में जो पहले चीज़ अच्छी लगती थी वो अच्छा ना लगना, थोड़ा सा ही काम करने में थकान महसूस होना, अपने आप को वर्थलेस समझना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, अपने आप को ये समझना कि यार मैं दूसरों के ऊपर बोझ बन गया हूँ, खुद को नुकसान पहुँचाने के ख्याल आना, शरीरों में दर्द होना, कभी दर्द यहाँ और ये वहाँ और ये, नींद खराब हो जाना, नींद आना ना और सुबह जल्दी उठना शुरू कर देना, कोई भी चीज़ की मोटिवेशन ना आना अंदर से, तो ये डिप्रेशन की लक्षण है। तो अगर ये लक्षण 14 दिन से ज़्यादा अगर आपको दिखें तो इसका मतलब आपको अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा है स्टिग्मा, कोई लोग कहते हैं नहीं हम नहीं मिलेंगे साइकियाट्रिस्ट, तो मतलब पागलों का डॉक्टर, लेकिन असली में आजकल अगर आपको सही बोलूं तो एवरी 50% पेशेंट्स में ये देखा जाता है एंग्जाइटी, एंड आप अगर उसको लक्षण को पहचानते हो और आप ठीक हो जाते हो तो आप किसी और इंसान को हेल्प करने में और ज़्यादा उजागर होते हो, यू विल बी एबल टू हेल्प देम। मैं नहीं कर पाऊंगा इतना जितना आप कर पाओगे, बिकॉज आप बताओगे यार ये कर ये कर ये कर और जा डॉक्टर से मिल, मैं भी ठीक हुआ तो भी ठीक होगा। सो ट्रीट इट एज अ नॉर्मल इलनेस। यानी आप भी मानते हो कि आम लोगों में एक झिझक और डर तो रहता है कि नहीं हमने डॉक्टर को नहीं दिखाना। हाँ, क्योंकि एक बड़ा एक स्टिग्मा है, एक ये लगता है कि नहीं ये दवाई शुरू होगी तो ये नशों की दवाई है, जबकि नशे की दवाई हमारी सिर्फ 1-2 हैं, बाकी दवाइयाँ सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए होती हैं ताकि वो लेंटर का काम करती हैं। जैसी छत पक जाती है उस लेंटर को हम गिरा देते हैं, वहाँ तक का काम है। तो इस बीमारी में जो परिवार और दोस्तों की भूमिका, कहते हैं ये दोनों चीज मतलब लाइफ से जुड़े ही रहते हैं, इनकी कितनी इम्पोर्टेंस रहती है? बहुत अहमियत है। दोस्त और परिवार में क्या है, परिवार है उसको ये बोल सकता है तू बाहर जा, सैर कर, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे को समझ सकते हैं, मेरे को पता है तू तेरे को बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा होगा करने का, लेकिन तू जब बाहर निकलेगा तो दिमाग बदलेगा, मन बदलेगा, तू आसपास चीज़ों को देखेगा तो मन बदलेगा। दोस्त उसको एक एंजॉयमेंट में, प्लेजर में लेकर जाते हैं, ठीक है कि नहीं, और वो चीज़ों के साथ वो बाहर आता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी ना धुंध की तरह है, धुंध के आगे हमें कुछ दिखता नहीं है, चाहे हम किनारे के जितने मर्जी पास खड़े हों, बट जैसे ही आप उसको तरफ आगे बढ़ते हो, धुंध को खोज कर आगे निकलते हो, उसको साफ करके अपने आप किनारे पर पहुंच जाते हैं। दैट इज़ वेयर सेल्फ का मोटिवेशन कि हाँ ठीक है यार चलना है, और जब मुझे पता है ये आएगा बढ़ेगा और खुद से जाएगा, तब तक के लिए आई हैव टू गो थ्रू इट, वहाँ से चीज़ें ठीक होती हैं। अब मेरा आखिरी सवाल है कि आम लोग अक्सर उनको अपनी दिनचर्या में, जिनको पता है ना कि हाँ ये बीमारी है और बीमारी कहीं ना कहीं ये अपने आप आ ही जाती है, तो इससे बचने के लिए क्या कुछ आदतें हैं, कहते हैं हैबिट्स, कुछ गुड हैबिट्स, कि क्या कुछ आदतें शामिल करें अपनी दिनचर्या में जिससे वो थोड़ा सा बचें इन चीज़ों से? ठीक है। सो हमारे पास 24 घंटे होते हैं हर रोज़, ठीक है, और हमारे पास 3 चीज़ें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मेरे भाव, मेरे ख्याल और मेरा बिहेवियर, मेरे डेली के एक्शंस। अब मेरे भाव जैसे होंगे वैसे मेरे ख्याल आएंगे, जैसे ख्याल आएंगे वैसा मेरा काम होगा, जैसा काम होगा वैसे भाव आएंगे, और ये उल्टा भी चलता है, तीनों आपस में लिंक्ड है। बट मेरे जो भाव और मेरे जो ख्याल होते हैं ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं, पूरा टोटली इंटरनल पे नहीं काम करता। कोई मेरी वाइफ मुझे आके डांट दे या बोल दे तो मेरे भाव और मेरे ख्याल सारे खराब हो जाएंगे। बट अगर मैं अपनी दिनचर्या को मेंटेन करता हूँ, मैं अपने एक्शंस को मेंटेन करता हूँ, तो मैं इन दोनों को भी बाकियों को मैनेज कर जाता हूँ। अभी दिनचर्या इस 24 घंटे, इन 24 घंटों को आप अच्छे से डिवाइड करो, जिसमें से आप 8 घंटे सो, बचते हैं 18 घंटे, 18 घंटे में से 2-3 घंटे मेरे वेस्ट होते हैं, बचते हैं 15 से 16 घंटे। उन 16 घंटे में से 8 घंटे मैं काम करता हूँ, उसको फिक्स करो कि यार ये 8 घंटे काम है, चाहे घर का है, चाहे स्कूल का है, चाहे ऑफिस का है। बचते हैं 6 घंटे, और इन 6 घंटों को इक्वली डिवाइड करो, पर्सनल मतलब रिलेशंस, फ्रेंड्स, फैमिली, बाकी 3 घंटे प्लेजर, खुद के ऊपर, उसमें योगा करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, म्यूजिक सुनें, गार्डनिंग करें, हॉबी करें, कुछ ना कुछ कलरिंग करें, अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करें, अपने आप को, कई चीज़ें होती हैं कि उसमें हमारी याददाश्त की बड़ी बीच में दिक्कत आती है, तो उसमें दालें मिक्स करें और दालों को अलग अलग फटाफट करें, टाइम नोट करें कि मैंने कितनी देर में करा है, और हर रोज़ टाइम को कम करता जाएं। पहला हफ्ता 4 सबसे बड़ी दालें लें, दूसरा हफ्ता 20 साइज़ की दालें लें, और तीसरे हफ्ते सबसे छोटी दालें लें। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हम पहले बहुत खेलते थे, अगर आपको याद हो तो बचपन में हमारे को बड़ा दिया जाता, चलो करो, ये अलग अलग करो, बीड्स आते थे उसमें से हम वो निकालते थे, धागे निकाल के करते होते थे।
हमारे को एक 1 2 3 4 करके हम लाइन ज्वाइन करते होते थे और उसमें एक पिक्चर बनती थी। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग को तेज़ करने के लिए हैं। मैं जितना दिमाग को इंगेज करूँगा मेरा दिमाग इधर उधर कम जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इस बीमारी से किस तरह से बच सकते हैं हम, और क्या कुछ इस बीमारी के लक्षण होते हैं, ये सब बातें हमें डॉक्टर महेंद्र प्रकाश शर्मा जी ने बताई। और अगर ज़रूरत समझे, आपको लक्षण दिखें तो ज़रूर अपने साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं।